हेलो गाइस, वेलकम टू पांडे क्लासेस अगेन। दिस इज सोहम कुमार पांडे। आपका पांडे क्लास में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने 11 चैप्टर खत्म कर रखा है, जिसमें कि वो लिस्ट इस प्रकार है कि पहले हम लोग राइज ऑफ नेशनल यूरोप खत्म किए, फिर पॉलिनोमियल, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर डेवलपमेंट, फिर पावर शेयरिंग, फिर आपका ह्यूमन आई, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, आपका उधर से हो गया पावर शेयरिंग एंड इस सब में केमिकल रिएक्शन इक्वेशन और लाइव प्रोसेस हो गया आपका। ये सब मिला के 11 चैप्टर हम लोग खत्म कर रखे हैं। आज जैसे कि आज 30 आपको मई है, 30 और 31 यानी आज और कल में ये चैप्टर जो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट आपका ज्योग्राफी का चैप्टर है, इसको ही फिनिश करके टोटल 12 चैप्टर खत्म कर चुके होंगे हम लोग इस मंथ में। नेक्स्ट मंथ का प्लान आपके साथ मैं कल शेयर करूँगा 31 मई के दिन। और कल आप लोग का स्वागत है जूम ऐप पे, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप पांडे क्लासेस के व्हाट्सएप पे। कल मैं लाइव आ रहा हूँ 10:30 से आप लोग से बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी आइएगा 10:30 से 10:30 बजे दिन में। ओके, आधा घंटा का सेशन होगा जिसमें हम लोग बात करेंगे। पिछले बार ऐसा हुआ था कि सेशन में थोड़ा दिक्कत आ रही थी ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी में, सो अब उसका इशू ख़त्म कर दिया गया है। आप कल मिल सकते हैं हमसे। और जितना भी दिक्कत जैसे कि कैसे पढ़ें, कब पढ़ें, किससे पढ़ें, क्यों पढ़ें, किसके लिए पढ़ें, ऐसा जो समस्या है, अब क्या करें, नोट्स कैसे बनाएं, क्वेश्चन कैसे करें, कहाँ से करें, कौन सा बुक फॉलो करें, जितना भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है सबका जवाब देगा मैं। ठीक, कल 10:30 बजे। ओके, और कल हम लोग वीडियो खत्म करने के बाद हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे कि अगले मंथ क्या क्या पढ़ना चाहिए। आप लोग की सहमति से मैं उतना डिस्कस करूँगा और क्या पढ़ना है आपको बताऊँगा। ओके, ठीक। नेक्स्ट, जैसे कि चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसमें हम लोग मेनली बात करना है रिसोर्स के बारे में, यानी क्या हम लोग के पास क्या पहले से जो दिया हुआ है, क्या रिसोर्स है हमारे पास और क्या डेवलपमेंट चाहिए होगा, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, मेनली जिसमें पढ़ना है वो है हमारा रिसोर्स है, जिसमें टाइप ऑफ रिसोर्स, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स आता है, लैंड रिसोर्स आता है, लैंड यूटिलाइजेशन आता है। तो हम लोग जो मेनली आज कवर करेंगे, लेट मी टेक माई पेन। ओके, प्लीज़ वेट अवे। हम लोग आज जो कवर करेंगे होगा रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज और लैंड यूटिलाइजेशन। ठीक, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सॉइल एज ए रिसोर्स के बारे में। ओके, सो कल जो लेक्चर आएगी इसमें हम लोग सॉइल एज ए रिसोर्स पढ़ के हम लोग का 12 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलते हैं। देखिए, रिसोर्स क्या होता है? एवरीथिंग अराउंड in our environment that can be used to satisfy our needs, which is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can term a resource। देखिए, रिसोर्स उसको बोलते हैं जिसको जो कि हमारे ज़रूरतों को पूरा करे, लेकिन वो टेक्नोलॉजी वाइज एक्सेस होना चाहिए। दूसरा, इकोनॉमिकली फीजिबल मतलब सस्ता होना चाहिए। और तीसरा, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, मतलब जो काम हम लोग कर रहे हैं और जो रिसोर्स है वो कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो काम समाज के हित में ना हो। समझ में आ रहा है? उसको बोलते हैं रिसोर्स। ठीक, ह्यूमन बींग देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। हम जो आदमी है वो खुद एक इसेंशियल कंपोनेंट है किसका? रिसोर्स का। ठीक, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन दैट ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन द नेचर इनटू इकोनॉमिकल विजिबल रिसोर्सेज। हम लोग क्या करते हैं, जो नेचर में अवेलेबल रिसोर्स है उसको अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज कर लेते हैं। जैसे कि कोल का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी भी एक रिसोर्स हो गया, लेकिन कोल से करते हैं। तो हम लोग ह्यूमन भी क्या कर रहा है, एक रिसोर्स का कंपोनेंट की तरह वर्क कर रहा है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ रिसोर्स है। रिसोर्स के कितने टाइप हैं, इसे बांटा गया है इसको दो टाइप में, एक नेचुरल और एक ह्यूमन बींग, मतलब मैन मेड और नेचुरल। नेचुरल में दोस्त दो प्रकार के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल को दो प्रकार के, या तो कॉन्टिन्यूअस या बायोलॉजिकल। फिर बायोलॉजिकल दो प्रकार के, या तो नेचुरल या तो वाइल्ड लाइफ। उसी तरह नॉन रिन्यूएबल कितना होता है, दो टाइप का, या तो रिसाइकलेबल या नॉन रिसाइकलेबल। ह्यूमन में क्या क्या बढ़ता है, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन और क्वालिटी और क्वांटिटी, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ह्यूमन मेड रिसोर्स का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज दैट आर मेड बाय ह्यूमंस एंड मॉडिफाइड नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जांपल, बिल्डिंग स्टील। देखिए, स्टील कैसे बनता है, मतलब कि फॉर्मेशन कैसे होता है, आयरन के हेल्प से बनता है। ठीक है, तो हम लोग आयरन का यूज करके स्टील बना रहे हैं, यानी कि स्टील मैनमेड प्रोडक्ट है, लेकिन यूज किसा हो रहा है, आयरन का हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? उस तरह से चलिए अब एक एक करके हम लोग बात करेंगे सब टॉपिक पे, जितना भी है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, कंटिन्यूअस, बायोलॉजिकल, रिसाइकलेबल, नॉन रिसाइकलेबल, स्ट्रक्चर, सब के बारे में बात करेंगे। देखिए, चलते हैं। देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन, अवेलेबिलिटी, इनटू द पर्पस ऑफ यूज एंड स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। पहला बात, कहाँ से उत्पन्न हुआ है, उसके ओरिजिन पर। दूसरा बात करेंगे अवेलेबिलिटी, उससे क्या अभी तक क्या अवेलेबल क्वांटिटी है उसका। नेक्स्ट, इट पर्पस ऑफ यूज, क्या यूज होता है उसका। एंड चौथा, व्हाट इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, उससे क्या क्या डेवलपमेंट हो सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर पहले ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन में दो प्रकार के होते हैं, एक बायोटिक, एक एबायोटिक। देखिए, the resources are obtained from biosphere, that is human being, livestock, flora and fauna, etc. Coal and petroleum may be considered as biotic resources as they are formed by decaying life forms। देखिए, जो रिसोर्स मतलब कि लिविंग बींग से बनता हो, ठीक है,
लिविंग के मरने से हुआ या ह्यूमन बींग से हुआ, लाइफ स्टॉक से हुआ। फ्लोरा यानी कि एंड फौना आप समझ रहे हैं, जीव मतलब जलधारी और जल और जो हमारा जलचर होता है और नवचर होता है उनको फ्लोरा और फौना बोलते हैं, ठीक। कोल एंड पेट्रोलियम को माना जा सकता है क्या, एक बायोटिक रिसोर्स माना जा सकता है, बिकॉज क्या होता है ये सर के बनते हैं, लाइफ फॉर्म्स के सड़ने गलने के बाद ये क्या बनता है, कोल एंड पेट्रोलियम बनता है, ठीक। अब बात करते हैं एबायोटिक रिसोर्स के बारे में। देखिए, द रिसोर्सेज आर कंपोज बाय नॉन लिविंग थिंग। जो रिसोर्स नॉन लिविंग थिंग के कंपोजिशन से बनता है, नॉन लिविंग के कारण बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग एबायोटिक रिसोर्स। जैसे कि आपका सॉइल हो गया, रॉक हो गया, मेटल हो गया, विंड हो गया, ये सब ह्यूमन बींग नहीं बनाता, ये नेचुरल रिसोर्सेज नॉन लिविंग थिंग से बनते हैं, ठीक। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी एंड लिमिटेशन ऑफ यूज। देखिए कि खत्म होना और कितना लिमिट यूज करना है उसकी वजह से बात करें तो पहला होता है रिन्यूएबल रिसोर्स। देखिए रिन्यूएबल क्या होता है, जो रिसोर्स रिन्यू किया जा सकते हैं या फिर रिप्रोड्यूस किया जा सके, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल, मैकेनिकल कोई भी चेंज करके अगर उसको वापस से पाया जा सकता है उसको बोलते हैं रिन्यूएबल। जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट, वाटर, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा क्या है, इट कैन बी फर्दर सब डिवाइड टू फॉर्म्स। इनको क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल बोलते हैं। और रिन्यूएबल में भी दो टाइप का होता है, एक होता है फ्लो और कंटिन्यूअस, दूसरा होता है बायोलॉजिकल। देखिए फ्लो क्या होता है, इट इज द रिसोर्स दैट कैन बी यूज एंड रिप्लेनिश्ड एट द सेम टाइम, इट डज नॉट रिमेन इन वन लोकेशन एंड मूव आउट बिकॉज ऑफ नेचुरल एक्शन इन द फिजिकल एनवायरमेंट, दैट इज रनिंग वाटर, सोलर रेडिएशन, विंड, टाइड। इससे क्या होता है, मतलब देखिए विंड जो शुरू होता है तो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, रिवर जाता है, एंड इस रिसोर्स को क्या करते हैं हम लोग, रिप्लेनिश तो कर सकते हैं लेकिन एक जगह ये अस्थायी नहीं रहता है। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल रिसोर्स। देखिए इट इज़ द रिसोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर नॉर्मल ग्रोथ मेंटेनेंस, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। समझ आ रहा है, फ्लोरा मतलब कि फॉरेस्ट लाइफ और फाउना मतलब कि वाइल्ड लाइफ। तो बायोलॉजिकल रिसोर्स है, रिक्वायर करता है, मतलब कि जो रिसोर्स है उसको रिक्वायर कौन करता है, ऑर्गेनिज्म करता है, अपने ग्रोथ के लिए करता है, ठीक। नेक्स्ट, अब बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। इसमें बात करेंगे क्या, देखिए द रिसोर्सेज विच वेर फॉर्म थ्रू लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम पीरियड एंड कैन नॉट बी रिन्यूड आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल। ऐसा रिसोर्स जो कि बहुत बहुत सालों सालों के बाद बनता है और जिसको दोबारा रिन्यू नहीं किया सकता उसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। जैसे कि मिनरल हो गया, मेटल हो गया, फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब इनको नॉन रिन्यूएबल माना जाता है बिकॉज इनको वापस से यूज नहीं किया सकता और ना ही इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक। देखिए अब बहुत सालों के बाद प्रोड्यूस होता है, लाखों लाखों साल के बाद, ठीक। दीज रिसोर्सेज में फर्दर भी डिवाइडेड इनटू रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल। इसको बाद में यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि इसको और डिवाइड किया गया है रिसाइकल में और नॉन रिसाइकल में। तो जो मेटल होते हैं उनको क्या करते हैं हम लोग, रिसाइकल कर सकते हैं, लेकिन फॉसिल फ्यूल कैन नॉट बी रिसाइकल एंड गेटिंग एग्जॉस्टेड। और धीरे धीरे ये कभी फॉसिल फ्यूल जो है यानी कि जो पेट्रोलियम है, गैसोलीन है, उसको क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी किसका अधिकार होता है उसके बारे में बात करें तो पहला होता है आपका इंडिविजुअल रिसोर्स, दूसरा होता है कम्युनिटी रिसोर्स, तीसरा होता है नेचुरल रिसोर्स और सॉरी नेशनल रिसोर्स, और पांचवा होता है इंटरनेशनल रिसोर्स। तो जो इंडिविजुअल रिसोर्स होता है जैसे कि आपका खुद का पॉन्ड हो गया, खुद का फिश हो गया, खुद का फार्मलैंड हो गया, खुद का जो प्लांटेशन एरिया हो गया वो सब आपका हो सकता है। जैसे कि द रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाई प्राइवेटली बाई इंडिविजुअल, जो किसी एक का हो सकता है उसको बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स। जैसे कि प्लांटेशन, पैस्चर लैंड, फार्म लैंड, वाटर इन वेल, पॉन्ड etc, ठीक। अब बात करते हैं कम्युनिटी ओन रिसोर्स की। जैसे कि द रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर ऑफ कम्युनिटी, यानी समाज के सभी मेंबर का वो अधिकार है उस पर। जैसे कि ग्रेजिंग ग्राउंड्स, ग्राउंड को ग्रेज करना, ब्यूरियल ग्राउंड्स यानी कि जो पॉन्ड्स इन विलेज, जो पूरा गांव का एक पोखर है उस पर सबका अधिकार होता है, पब्लिक पार्क पे सबका अधिकार होता है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, थर्ड बात करें तो नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स में क्या क्या आते हैं, देखिए द रिसोर्सेज विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ नेशन कंट्री आर नोन एज नेशनल रिसोर्सेज। जो रिसोर्स जिस पे कि कंट्री यानी कि नेशन का अधिकार हो उसको बोलते हैं हम लोग नेशनल रिसोर्स। जैसे कि कैनल यानी कि कोई गुफा हो गया, सो कोल माइंस हो गया, जो सी एरिया हो गया यानी समुद्र के एरिया हो गया, रेलवे हो गया, ये सब क्या है, ये सब। यानी कि हम इंडिया की बात करें तो 12 नॉटिकल माइल एक तरीका होता है नापने का। तो समुद्र में 12 नॉटिकल माइल तक नेशनल रिसोर्स का कब्जा रहता है। समुद्र के अंदर 12 नॉटिकल माइल तक किसका, नेशनल रिसोर्स का कब्जा रहता है। किसी स्टेट के पास अगर ऐसा है तो कर सकता है, ठीक। द कंट्री गवर्नमेंट हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक वेलफेयर। लेकिन सरकार को अधिकार होता है कि अगर किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी के पास तो लीगली उसको ले करके पब्लिक के वेलफेयर में काम यूज कर सकता है, ठीक। नाउ इंटरनेशनल रिसोर्स की बात करें, देखिए द रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय द रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कॉल द इंटरनेशनल रिसोर्सेज।
जो रिसोर्स पर इंटरनेशनल का कब्जा होता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का कब्जा होता है, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनेशनल इशू। जैसे कि ओपन सी यानी खुला समुद्र किसका है, इंटरनेशनल का है। यूज्ड फॉर पीसफुल नेविगेशन, ओपन स्काई फॉर फ्लाइट मूवमेंट, यानी किसके लिए यूज किया जाता है, नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है, या फिर फ्लाइट मूवमेंट के लिए यूज किया जाता है ओपन स्काई में, ठीक है। द ओशियन रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन सी। जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके बाहर सारा कब्जा किसका रहता है, इंटरनेशनल, जिसको हम बोलते हैं। आप कहीं अगर फिल्म देखे होंगे ये वाला द गाजी अटैक, तो आपको पता चला होगा वहाँ पे एक होता है इंटरनेशनल वाटर, जिसको बोलते हैं हम लोग जो इंटरनेशनल वाटर होता है, अपना वाटर होता है, समझ रहे हैं। समुद्र में 200 नॉटिकल मील के बाद इंटरनेशनल रिसोर्स का कब्जा वहाँ पे होता है। देखिए, इंडिया हैज़ गॉट द राइट टू माइन मैंगनीज नोडल्स फ्रॉम द बेड ऑफ द इंडियन ओशन फ्रॉम दैट एरिया विच लाई बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। देखिए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक इंडिया का होता है, जहाँ के बाहर का कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उसके अंदर कोई भी मिनरल है, कोई भी पेट्रोलियम है, सब उसका इस्तेमाल इंडिया कर सकता है, समझ में आया भाई। तो क्या होता है, एक मेन एक होता है एक बाउंड्री लिमिट, जो बोलते हैं हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसके बाहर कोई आदमी काम नहीं कर सकता है, जिसको उसको बोलते हैं बाद में इंटरनेशनल वाटर बोलते हैं। मतलब सबका अधिकार होता है, लेकिन एक लीगली तरीका से यूज किया जाता है, ठीक। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कैसे डेवलपमेंट होता है उसके बारे में बात करें तो पहला पोटेंशियल रिसोर्स। देखिए, कुछ रिसोर्स ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन अभी तक उसका यूज नहीं किया जा रहा है। जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, गुजरात में जो अवेलेबल है, राजस्थान में अवेलेबल है। वास्टल टाइड यानी कि जो टाइड वेव हो गया, उसका यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन उतना रिसोर्स हम लोग पास, रिसोर्स तो अवेलेबल है, लेकिन उतना हम लोग डेवलप नहीं है कि उसको उतना अच्छे से यूज कर पाए, ठीक। अब आता है होता है डेवलप्ड रिसोर्स, जैसे कि हो गया आपको कोल, पेट्रोलियम, जिसको हम लोग सर्वे कर चुके हैं, उसका क्वालिफाइड हो चुका है, क्वान्टिफाइड हो चुका है, और वो डेली यूज में आ रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग डेवलप्ड रिसोर्स, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम हो गया। और देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ एक्सेसिबिलिटी डिसाइडेड द क्वालिटी ऑफ डेवलप्ड रिसोर्सेज। जो हमारा कितना टेक्नोलॉजी कितना अच्छा है, कितना आप एक्सेसिबल है, ये डिसाइड करता है कि आप कितना डेवलप्ड है। आपका रिसोर्स डेवलपमेंट रिसोर्स कितना है, वो डिसाइड करता है कि आप कितना खुद का कितना टेक्नोलॉजी में आगे हैं। नेक्स्ट, स्टॉक की बात करें, द रिसोर्सेज हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड टेक्निकल नॉलेज टू यूज देम। दैट इज, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द वाटर कैन बी रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, बट टेक्निकल नाउ हाउ फॉर द पर्पस इज नॉट अवेलेबल। देखिए, कैसे किसी चीज़ को इस्तेमाल किया जाए, हमारे पास हम लोग के पास क्या है, अवेलेबल नहीं है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, जो कि वाटर में प्रेजेंट है, उसे काफ़ी ज़्यादा एक तरीके का एनर्जी यूज करिए बनाया जा सकता है, लेकिन हमारे पास उतना क्या अभी पोटेंशियल तो है, पोटेंशियल टू सप्लाई ह्यूमन बीइंग नीड का तो है, लेकिन ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव एनी रिक्वायर्ड टेक्निकल नॉलेज नहीं है उसको यूज करने का, इसलिए स्टॉक बनाया जाता है इसको, ठीक। अब बात करते हैं रिजर्व, जो कि रिजर्व किया गया, जैसे कि दे आर स्पेसिफिक स्टॉक फॉर विच अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नाउ हाउ इज अवेलेबल बट एक्सप्लोरेशन इज नॉट स्टार्टेड। जैसे कि रिवर वाटर फॉर हाइडल एनर्जी एंड फॉरेस्ट आर रिजर्व बट द स्टिल इज लिमिटेड एक्सप्लोरेशन। देखिए, कुछ तो ऐसा रिसोर्स हैं जिनको जिनको अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है हमारे पास यूज करने का, लेकिन अभी तक उनको एक्सप्लोर नहीं किया। जैसे कि रिवर वाटर फॉर हाइडल एनर्जी, रिवर वाटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं अभी लोग हाइडल एनर्जी के लिए। या फिर फॉरेस्ट आर रिजर्व बट स्टिल हैज लिमिटेड एक्सप्लोरेशन, फॉरेस्ट के तो रिजर्व तो है, लेकिन लिमिटेड एक्सप्लोरेशन काम चल ही रहा है उसका, समझ रहे हैं ना। ये सब बात हुआ, पहला क्या पोटेंशियल, दूसरा क्या डेवलप, तीसरा क्या स्टॉक, चौथा क्या रिजर्व। समझ में आया, इसका डिफिनेशन लिख दीजिएगा। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के बारे में बात करें तो देखिए, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। रिसोर्स जो है ह्यूमन बींग के लिए काफ़ी वाइटल माना जाता है, ताकि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको सुधारा जा सके, ठीक। इट वॉज बिलीव डैट रिसोर्सेज है फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। माना जाता है कि जो रिसोर्स है वो प्रकृति हमें एक गिफ्ट की तरह प्रदान करती है, वरदान की तरह, ठीक। बट ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हैड लेड टू मेनी प्रॉब्लम लाइक, लेकिन उसका जो गलत इस्तेमाल करेंगे तो यही सब होगा। जो क्या क्या हो सकता है, पहला कि रिसोर्स डिप्लीशन फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। जो रिसोर्स है उसका इस्तेमाल कुछ ही लोग के लालच के लिए किया जा सकता है, ठीक। दूसरा कि अनइक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन विच क्रिएट एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स ड्यू टू विच सोसाइटी डिवाइड टू रिच एंड पुअर। मान लीजिए कि रिसोर्स अनइक्वली बांटा जाए तो किसी एक के हाथ में हो जाएगा, वो दिन रात मिलकर अमीर हो जाएगा और बाकी गरीब के गरीब ही रह जाएंगे, ठीक। तीसरा क्या हो सकता है कि ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो सकता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो सकता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ सकता है, लैंड का डिग्रेडेशन हो सकता है बिकॉज ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स का गलत तरीके से यूज करने से बहुत कुछ हो सकता है, आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैव बिकम एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। विश्व शांति के लिए रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से बंटवारा होना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो कोई कंट्री काफ़ी रिच, कोई कंट्री काफ़ी वीक हो जाएगा। दिस कैन बी अचीव थ्रू प्रॉपर प्लानिंग। इनको ठीक किया जाता है प्रॉपर प्लानिंग के द्वारा। नेक्स्ट
नाउ विल टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड बी नॉट कम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब क्या हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या हुआ कि अभी के जो बिना इन्वायरमेंट को डैमेज किए हुए और प्रेजेंट के जो नीड है उसको बिना कंप्रोमाइज़ किए हुए फ्यूचर के लिए जो बचा सकते हैं उसको बोलते हैं, उस फ्यूचर जनरेशन का ज़रूरत का ख्याल रखते हुए जो यूज़ किया जाए उसको बोलते हैं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब पहला बात क्या कि इन्वायरमेंट से बिना छेड़छाड़ किए हुए अपनी ज़रूरत को बिना कम किए हुए और बाकी फ्यूचर के लिए भी सोच करके काम चलना के डेवलपमेंट को बोलते हैं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझ में आया? नेक्स्ट, रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म। सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस इज ए कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, रिसोर्स का प्लानिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए, सभी लाइफ के लिए। ठीक है, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज ए कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और जो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस है वही एक कंपोनेंट माना जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी। ठीक है, नेक्स्ट, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। देखिए रिसोर्स प्लानिंग क्या है, देखिए रिसोर्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्स एंड प्लानिंग ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट दैट कुड बी कंजिस्ट विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। यानी कि रिसोर्स का प्लानिंग करने का मतलब क्या हुआ, उसको पहचानिए, उसका क्वांटिटी देखिए कितना अवेलेबल है, उसको किस तरह से यूज करना है, इसको प्लानिंग करना ही बोलते हैं, रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं। जैसे कि इंडिया की बात करें तो इन कंट्री लाइक इंडिया विच हैज इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, देयर आर सम रीजन which are considered self-sufficient in terms of resources, and there are other which have acute shortage of some vital resources. It is started in the point below that resources are unlimited resources. देखिए बात करें इंडिया का ही तो कुछ स्टेट जैसे हैं, जैसे कि झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उनके पास कोल माइन्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, उनके पास टेक्नोलॉजी का कमी है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है उतना, एंड सफ़र फ्रॉम लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि जमीन के कटाव से वो लोग ग्रसित हो जाते हैं, एंड दे आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड। मतलब ये सब कुछ होने के बावजूद भी इकोनॉमिकली क्या है, बैकवर्ड है। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो उनके पास एबंडेंट वाटर रिसोर्स का काफ़ी ज़्यादा यूज वहाँ पे एबंडेंट है, लेकिन लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लेकिन वहाँ पे उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हुआ अभी तक। ठीक, नेक्स्ट, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान इज वेल इंडोवेड विद द विंड एंड सोलर एनर्जी बट लैक ऑफ वाटर रिसोर्सेज। राजस्थान के पास तो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी का काफ़ी भरमार है, लेकिन उसके पास वाटर का रिसोर्स नहीं है। जैसे कि बात करें पंजाब का तो पंजाब हरियाणा है पुअर रिसोर्स बेस बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप। पंजाब हरियाणा में क्या है, रिसोर्स की कमी है, लेकिन वो लोग इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। द कोल्ड डिजर्ट ऑफ लद्दाख लैक्स नेचुरल रिसोर्सेज ऑल दो इट हैज़ अ रिच कल्चर हेरिटेज। चूँकि मानते हैं कि लद्दाख का क्या है, नेचुरल रिसोर्स का जो क्षमता है वो काफ़ी कम है, फिर भी वो काफ़ी रिच कल्चरल हेरिटेज को मानने के लिए जाना जाता है। सो द वेरियस लिमिटेशन एंड डिफरेंसेज इन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन डिमांड बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग फॉर नेशन टू लोकल लेवल फॉर इंश्योरिंग इक्विटेबल एंड हेल्दी डेवलपमेंट। देखिए अब इस तरह का बंटवारा है, मतलब इस तरह का हर स्टेट में अलग अलग जो है, इसको एक साथ रख करके एक नेशन की भावना सोच के चलना ही क्या हो जाएगा, इक्विटेबल, यानी कि एक सबको बराबरी का हक देगा और सबका एक हेल्दी डेवलपमेंट, मतलब कि अच्छा डेवलपमेंट इससे माना जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, अब बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स का प्लानिंग का कैसा प्रोसेस है उसके बारे में बात करें तो पहला आता है कि आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। पहला बात कि पहले तो आप पहचानें कि रिसोर्स कौन है, वो कहाँ पे अवेलेबल है कंट्री के, उसको सर्वे करें, उसका मैपिंग करें, उसका क्वालिटी चेक करें, क्वांटिटी चेक करें, फिर इससे क्या होगा, प्लानिंग करें कि कितना अवेलेबल है, कितना यूज़ किया जा सकता है। ठीक, प्लानिंग फॉर रिसोर्स डेवलपमेंट यूजिंग अप्रोप्रिएट स्किल, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन स्टेप। सॉरी, जो रिसोर्स का प्लानिंग डेवलपमेंट का होता है वो अप्रोप्रिएट स्किल यानी अच्छे सलीके से, अच्छे टेक्नोलॉजी की हेल्प करके और अच्छे स्टेप लेकर के होता है। समझ में आया? मैचिंग है द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, और उसके बाद रिसोर्स के जो यूज करने का प्लान है उसको इंस्टीट्यूशन यानी कि कैसे नेशन डेवलप करेगा, वो दोनों के प्लान को मिक्स करके चलना पड़ता है कि इस रिसोर्स का अगर यूज करेंगे तो हमारा नेशन कितना आगे जा पाएगा। ठीक, इंडिया फॉलो द पॉलिसी ऑफ रिसोर्स प्लानिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है, इंडिया जो फॉलो कर रहा है रिसोर्स प्लानिंग का 5 ईयर प्लान के तहत राइटली ऑफ द इंडिपेंडेंस, मतलब कि इंडिपेंडेंस के तुरंत पहले ही साल के बाद 5 साल के लिए, मतलब क्या होता है, 5 ईयर प्लान उन्होंने स्टार्ट किया था। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज अलोन कैन नॉट बिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, नेसेसरी टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन स्टेप आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। देखिए रिसोर्स जो अवेलेबल है अलोन कैन नॉट बिंग द प्रोसेस डेवलपमेंट, एक अकेला रिसोर्स ही डेवलपमेंट का नहीं हो सकता। नेसेसरी टेक्नोलॉजी मतलब कि ज़रूरत का टेक्नोलॉजी होना, इंस्टीट्यूशनल का सेटअप होना भी ज़रूरी है ताकि उस रिसोर्स का यूज करके नेशनल का डेवलपमेंट किया जा सके। समझ में आया? नेक्स्ट, अब बात करते हैं रिसोर्सेज एंड कॉलोनाइजेशन के बारे में। एक कहावत बोला गया है, बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि रिसोर्सेज हमारे पास इतना है कि हर एक के नीड को मिटा सके, लेकिन किसी एक के लालच को नहीं मिटा सके। मतलब कि लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वी हैव सच टाइप ऑफ रिसोर्सेज
that it can fulfill everyone's need but cannot a single greed. समझ में? मतलब जो हमारे पास रिसोर्स है वो सबकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अवेलेबल है, लेकिन किसी एक के लालच को कंप्लीट करने के लिए अवेलेबल नहीं है। कितना अच्छा बात है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, मैं करवा दूंगा आपको ये क्वेश्चन, चिंता नहीं कीजिए। रिच नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ कॉलोनीज वेयर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर। देखिए, जहाँ पे रिसोर्स अच्छा होता है वहाँ पे फॉरेन जो इन्वेडर होते हैं, यानी कि जो बाहरी जो मतलब जो घुसपैठी होते हैं उन पर ज़्यादा उनका नज़र रहता है। ठीक, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजल कंट्री हेल्प देम टू एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज फॉर द कॉलोनाइज रीजन। इंडिया हैज लर्न फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस दैट डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर डज नॉट इन्वॉल्व द एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बट ऑल्सो द टेक्नोलॉजी क्वालिटी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल। देखिए, जैसे कि भारत में सब कुछ अवेलेबल था, तो कैसे हम लोग को बंदी बनाया गया था, कब मतलब कैसे हम लोग को अंडर काम किया जा रहा था, वो लोग हमारे रिसोर्स को पहचाने, उसको यूज करें। तो हम लोग क्या, हमारा इंडिया अब क्या सीख रहा है, मतलब अपने एक्सपीरियंस, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से सीख रहा है। टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है, क्वालिटी पर डिपेंड करता है, ह्यूमन रिसोर्स पर डिपेंड करता है, और इतिहास पर डिपेंड करता है। क्या, नेशनल का डेवलपमेंट और रिसोर्स का यूज डिपेंड करता है किस पे, टेक्नोलॉजी पे, ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी पे, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस पे, पीपल के क्या एक्सपीरियंस है उसके डिपेंड करता है। देखिए, नाउ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स का कैसे कंजर्व किया जाता है उसके बारे में बात करें। देखिए, वही लिखा हुआ है कि इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लेड टू सोशियो इकोनॉमिकल एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। और ज़्यादा यूज किया जाएगा रिसोर्सेज का तो इससे क्या हो जाएगा, सामाजिक, आर्थिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी शुरू हो सकती हैं। रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इंपॉर्टेंट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। और रिसोर्स का कंजर्वेशन करना इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि ये सोशो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ना हो। गांधी जी एक बार बोले थे कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीड। मतलब कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा है किसी एक सबका जरूरत को पूरा करने के लिए, एंड नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीड, किसी एक की लालच को कंप्लीट करने के लिए उतना रिसोर्स हमारे पास नहीं है। He blamed greedy and selfish individual and the exploitation nature of modern technology as the root cause the resource development at the global level। उन्होंने बताया कि जो लालची और जो सेल्फिश लोग हैं वो क्या करते हैं, और क्या करते हैं, वो नेचुरल एक्सप्लोटेशन का काम करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, और रिसोर्स को क्या करते हैं, खत्म करते जा रहे हैं ग्लोबल लेवल पे। समझे? ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांट टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मास। वो मास प्रोडक्शन से काफ़ी नाराज थे, वो चाहते थे कि जो प्रोडक्शन हो वो मासेस के द्वारा हो, न कि मास का प्रोडक्शन हो। कहने का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो मास प्रोडक्शन मतलब क्या हो गया कि ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेज। जो प्रोडक्शन हो वो सभी लोगों के द्वारा हो, सभी ठीक है, प्रोडक्शन हो लोगों द्वारा हो, लोगों द्वारा प्रोडक्शन ना हो। समझ में आ रहा है? इनके खिलाफ वो नारेबाजी मतलब इनके खिलाफ होते। ठीक, नेक्स्ट, लैंड रिसोर्सेज, इसके बारे में बात करें। देखिए कि लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज एज इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन बींग, वेरियस इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इटीसी। हमारा जो ज़मीन है यानी जो धरती है, लैंड है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी रिसोर्सेज है माना जाता है, बिकॉज सपोर्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, वेरियस इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को, ट्रांसपोर्ट को, कम्युनिकेशन सिस्टम को, और इसी सब को करता है। ठीक, सो इट नीड टू बी यूज विद केयर एंड कंसर्न एज इट फाइनाइट इन एक्सटेंट। इसलिए इसका काफ़ी अच्छे तरीके से सूझबूझ के साथ इस्तेमाल करना काफ़ी ज़रूरी है। इंडिया जोग्राफिकल एरिया की बात करें तो 43% प्लेन लैंड एरिया फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, और इंडिया का 43% जो प्लेन है वो लैंड जो है वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए यूज किया गया हुआ है। ठीक, 27% जो प्लेट्यू है वो मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल का केंद्र है। 30% जो माउंटेन है विच इंश्योर पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स एंड प्रोवाइड साइट फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल रिस्पेक्ट। जो बाकी 30% जो पहाड़ हैं वो क्या करते हैं, फ्लो रिवर के फ्लो में जिम्मेदार हैं और टूरिज्म को आगे बढ़ाने में जिम्मेदार है। ठीक, अब लैंड यूटिलाइजेशन की बात करें तो हमारे पास कितना तरह का लैंड है। पहला कि फॉरेस्ट, दूसरा क्या है कि लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, जैसे कि बैरन लैंड हो गया, वेस्ट लैंड हो गया, जो कि खाली पड़ा हुआ है, इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम लोग कल्टिवेशन के लिए। दूसरा क्या कि लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज, जैसे कि बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्री, कुछ लैंड यूज हो रहा है बिल्डिंग के लिए, रोड के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, जो कि इसमें एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा है। तीसरा क्या होता है, अदर कल्टिवेटेड लैंड, जैसे कि परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, जो कि हमेशा के लिए घास वाला मैदान है। ठीक, लैंड अंडर मिसनेसल ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स नॉट इन इट्स ओन एरिया, मतलब कि कोई जंगल वंगल जम रहे हैं वहाँ पे, कोई यूज नहीं किया जा रहा है एग्रीकल्चर के लिए। तीसरा क्या, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, जैसे कि 5 साल तक छोड़ दिया गया है, उस पर खेती नहीं किया गया हुआ है। ठीक, इससे क्या है, इस टाइप का रिसोर्स क्या हो रहा है, लैंड रिसोर्स किसी के लिए क्या होता है। पहला तो फॉरेस्ट के लिए, दूसरा क्या लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन के लिए, तीसरा क्या अदर कल्टिवेटेड लैंड के लिए, चौथा क्या फॉलोज लैंड। फॉलो लैंड मतलब क्या हुआ कि करंट फॉलो मतलब लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 ईयर एग्रीकल्चर ईयर,
मतलब कि आज इस बार खेती की है तो एक साल छोड़ के फिर अगले साल खेती करेंगे, उस तरह का लैंड होता है एक। दूसरा क्या होता है कि अदर देन करंट फॉलो, जैसे कि जो कि यूज किया जाता है 1 साल और 5 साल तक छोड़ दिया जाता है, फिर 1 साल यूज किया जाता है, वैसा हुआ। पाँचवा कैसा होता है नेट सोन एरिया, जैसे कि एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर, मतलब कि एक ईयर में बस एक ही बार इसको यूज किया जाता है उस लैंड को। इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अलॉन्ग विथ एरिया सो मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर, मतलब कि ऑल्सो इंक्लूड किया जाता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अलॉन्ग विथ एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर। ठीक, इसका इस्तेमाल किया जाता है उसका। नेक्स्ट, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। इंडिया का लैंड यूज पैटर्न क्या क्या है देखिए, पहला फिजिकल फैक्टर, दूसरा क्या इकोनॉमिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर क्या बोलता है, जैसे कि क्लाइमेट हो गया, सॉइल टाइप हो गया, टोपोग्राफी हो गया। ह्यूमन फैक्टर क्या क्या हो गया, पॉपुलेशन हो गया, डेंसिटी हो गया, कल्चर हो गया, ट्रेडिशन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, कैपेबिलिटी हो गया। इसका क्या होता है लैंड यूज पैटर्न में यूज किया जाता है। जैसे कि बात करें देखिए, टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हमारा जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है इंडिया का वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है मेरा एरिया है। इन इंडिया land use data is available for only 93% of total area, because in land use reporting of northern state except Assam and some part of Jammu Kashmir has not been surveyed। देखिए, जब सर्वे हो रहा था तो सिर्फ इंडिया का 93% ही टोटल एरिया सर्वे हो पाया था, बिकॉज कुछ एरिया जो है नॉर्थ ईस्ट असम में छोड़ दिए गए और कुछ एरिया जम्मू कश्मीर में नहीं सर्वे में लाया गया। ठीक, देखिए बात करें तो एरिया अंडर फॉरेस्ट इज फार लेस देन 33%, विच इज नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस एज पर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952। जो एरिया है उसका 33% बोला जाता है कि जो फॉरेस्ट के लिए दिया जाए, ताकि क्या हुआ मेंटेनेंस इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहे। किसके द्वारा बोला गया ये, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी NFP के द्वारा बोला गया है कि एरिया जो होगा फॉरेस्ट के लिए 33% छोड़ दिया जाएगा। थर्ड क्या, सेकंड क्या, द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर इज वेरी लो एंड स्टिल डिक्रीजिंग, will not to be able to properly feed our huge cattle population in for future due to this problem। जैसे जैसे लैंड का यूज किया जा रहा है किसी और के लिए, किसी चीज़ के लिए, जैसे कि घर के लिए, बिल्डिंग के लिए, फैक्ट्रीज के लिए या फिर कल्टीवेशन के लिए, एक ऐसा समय आएगा जब हमारे पशु के लिए कुछ खाने के लिए नहीं बचेगा। समझ में आ रहा है। Most of the other than current follow are the poor quality of cost, such as cultivation is very high. These lands are cultivated once or twice in about 2 or 3 years, and if they are included in net sown area, then NSA will become 54%। वहाँ जो नेट सोइंग एरिया है वो हमारा 54% हो जाएगा जब जब क्या होगा, हर एक साल खेती होना शुरू हो जाएगा। नहीं तो क्या होता था कि एक बार खेती किए 3-4 साल छोड़ दिए, बिकॉज कल्टिवेशन करना काफ़ी महंगा पड़ रहा है किसानों को। समझ रहा है, यही बात लिखा हुआ इसमें। नेक्स्ट, नेट सोन एरिया यानी कि NSA इन डिफरेंट स्टेट की बात करें, जो पैटर्न होता है NSA का वो वाइडली डिफर कर रहा है डिफरेंट स्टेट में। जैसे कि 80% जो पंजाब और हरियाणा का जो ज़मीन है उसको क्या किया जाता है, कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है। जो कि 10% है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुरम, मिजोरम और अंडमान निकोबार में। समझ में है, 80% लैंड का यूज किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए पंजाब और हरियाणा में, लेकिन वहीं 10% यूज किया जाता है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और अंडमान निकोबार में। कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड विदाउट एप्रोप्रिएट कंजर्वेशन मीजर हैड क्रिएटेड द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। हमेशा लैंड का यूज किया जाएगा बिना ये सोचे हुए तो क्या हो जाएगा कि लैंड डिग्रेडेशन का खतरा बनने लगेगा। इट हैज सीरियस इफेक्ट ऑन सोसाइटी एनवायरमेंट, जिससे कि इन्वायरमेंट पर और सोसाइटी पे काफ़ी बुरा असर पड़ेगा इसका। ठीक, नेक्स्ट, नाउ लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में बात करें तो 95% ऑफ आवर बेसिक नीड ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर ऑब्टेन फ्रॉम लैंड। 95% जो हमारा बेसिक नीड है, जैसे कि खाना हो गया, पानी हो गया, रहना हो गया, कपड़ा हो गया, सब डिपेंड करता है किस पे, लैंड पर डिपेंड करता है। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव डिग्रेडेड लैंड्स एंड ऑल्सो इंक्रीज द पेस ऑफ डैमेज टू लैंड काउज्ड बाय नेचुरल फोर्सेज। जो ह्यूमन एक्टिविटीज है इसके कारण क्या होता है, लैंड डिग्रेड हो गया, जिसके कारण क्या होता है जो नेचुरल फोर्सेज जो आ रहे हैं, जैसे कि हवा हो गया काफ़ी, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में अम्फान तूफान आया था, समझ रहे ना, कोलकाता में आप देख ही होंगे। उससे क्या मतलब कि या फिर फ्लड आया, उससे क्या बचाता है, हमारा लैंड हमको बचाता है, लेकिन हम लोग उसका डिग्रेडेड करवा करके काफ़ी गलत कर रहे हैं। ठीक, देखिए, वेस्ट लैंड आर डिग्रेडेड लैंड विच डू नॉट फुलफिल देयर लाइफ सस्टेनिंग पोटेंशियल। इट इंक्लूड रॉकी, एरिड एंड डिजर्ट एरिया एंड लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर सेटलमेंट, रोड, रेलवे, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। करंटली इंडिया हैज अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ वेस्ट लैंड। कुछ लैंड जो हमारे वेस्ट में आते हैं, जैसे कि घर में, रोड में, ट्रेन यानी कि रेलवे ट्रैक पे, यानी कि एयरपोर्ट पे, समझ रहे हैं। उसका तो क्या आपको रॉकी है, कुछ जगह पे सैंडी सैंड है, कुछ जगह पहाड़ी पहाड़ है, तो उसको क्या होता है यूज नहीं हो पा रहा है हमारे एग्रीकल्चर के लिए। जो इसलिए बात करें तो 130 मिलियन हेक्टेयर जो इंडिया का लैंड है वो अभी तक यूज नहीं हो रहा है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। ओनली देखिए 28% तो फॉरेस्ट एरिया है, 56% वाटर इरोडेड एरिया है, 10% विंड इरोडेड एरिया है, और 6% जो बचा वो अफेक्ट होता है किससे, सलाइन से या फिर अल्कलाइन डिपॉजिट से। ठीक है, नहीं फॉरेस्ट जहाँ ये क्या होता है, अल्कलाइन डिपॉजिट मतलब कि जो पत्थर से निकल रहा है पानी, उससे क्या होता है, ये इरोड हो जाता है। नेक्स्ट,
डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ माइनिंग एंड क्वायरिंग ऑपरेशन हैव कंट्रीब्यूट टू द लैंड डिग्रेडेशन। पेड़ का काट देना, ओवर ग्रेजिंग करना मतलब बहुत ज़्यादा गाँव से चरवा देना, यानी कि घास को मतलब घास को उखाड़ देना, समझ रहे हैं। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, लैंड हमारा डिग्रेड हो जाता है। एंड बिसाइड दीज नेचुरल फैक्टर लाइक विंड एंड वाटर हैव काउज इरोप टू टॉप सॉइल। और जो अच्छा सॉइल है उसको तो हवा और पानी ख़त्म करते जा रहा है। नेक्स्ट बात करें तो देखिए, माइनिंग काउज डीप स्कार्स एंड ट्रेस ऑफ ओवरबर्डिंग विद व्हेन एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स इज कंप्लीटेड। देखिए, जो माइनिंग होता है वो क्या करता है, ओवरबर्डनिंग कर देता है। किसका, जब मिनरल निकालते हैं हम लोग तो ओवरबर्डनिंग कर देता है। मिनरल्स प्रोसेस लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइम स्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सोप स्टोन फॉर सिरेमिक इंडस्ट्री जनरेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ डस्ट। जो मिनरल्स होते हैं जैसे कि लाइम स्टोन को ग्रेड करके सीमेंट बनाया जाता है और सोप स्टोन को तोड़ करके सिरेमिक इंडस्ट्री में दिया जाता है। इसके कारण क्या होता है, इससे काफ़ी डस्ट उठता है। इट अल्टीमेटली सेटल डाउन ऑन द लैंड, जो क्या होता है आकर के ज़मीन पर बैठता है। एंड रिटार्डिंग वाटर फिल्ट्रेशन इनटू द सॉइल, जिसके कारण क्या होता है, पानी के द्वारा मतलब उसके द्वारा क्या होता है, पानी धरती के अंदर जा ही नहीं पाता है। नेक्स्ट, इट अल्टीमेटली सेटल डाउन ऑन द लैंड रिगार्डिंग वाटर फिल्ट्रेशन टू द सॉइल। इंडस्ट्री इन्फ्लुएंट एंड वेस्ट हैव काउज द लैंड एंड वाटर पोल्यूशन इन मेनी एरियाज। और कुछ जगह पे क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल जो एलिफेंट है, इंडस्ट्री का जो वेस्ट है वो क्या कर रहा है, लैंड और वाटर को पोल्यूट कर रहा है सब जगह। जैसे कि बात करें तो कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है, एरिया वेयर लैंड डिग्रेडेशन हैज अकर्ड। देखिए कॉज क्या क्या है, पहला माइनिंग एंड क्वायरिंग। एरिया कहाँ पे है, झारखंड में माइनिंग होता है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में। वाटर लॉगिंग ड्यू टू ओवर इरिगेशन एंड काउजिंग इंक्रीजिंग सैलिनिटी एंड निकलिनिटी। देखिए ज़्यादा इस्तेमाल करने लगिएगा धरती का, यानी कि मतलब एक फसल काटने दूसरा फसल रोपने लगे, तीसरा फसल चौथा फसल, मतलब कि इसका कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं, एक साल के छोड़ नहीं रहे हैं। उससे क्या होगा, धीरे धीरे वो जो सॉइल होगा वो अपना मिनरल खो देगा, अपना प्रॉपर्टी खो देगा एग्रीकल्चर करने का, और क्या हो जाएगा, सैलिनिटी और अल्कलिनिटी का प्रॉपर्टी उसमें आ जाता है। जैसे कि का एग्जाम्पल हो गया आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, और पश्चिम पर हो गया उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी पार्ट है उधर हो गया। ओवर ग्रेजिंग की बात करें तो उत्तर प्रदेश हो गया, सॉरी गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और जो भी हिली स्टेट है नॉर्दर्न इंडिया का, उसका क्या कहते हैं, ओवर ग्रेजिंग करवा देते हैं। और देखिए कुछ इंडस्ट्रियल है जो कि काफ़ी पूरे जगह पे अवेलेबल है, ठीक है, इन पॉकेट्स ऑफ ऑल ओवर इंडिया, जहाँ पे इंडस्ट्रियल क्या करता है, सीमेंट के कारण क्या होता है, वाटर का इन्फिल्ट्रेशन बंद हो जाता है। समझ में आ रहा है ना, ये सब दिक्कत है। अब इसको सॉल्व करने का क्या मेथड है कि आप क्या करिए पेड़ रोपा कीजिए, यानी कि एफोरेस्टेशन कीजिए, ग्रेजिंग लैंड का प्रॉपर मेंटेनेंस कीजिए। दूसरा क्या, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट, और अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल कीजिए। जो वेस्ट है उसका ठीक से इस्तेमाल करके ज़मीन में छोड़िए। नेक्स्ट, कंट्रोल ओवर माइनिंग एक्टिविटी, कितना माइनिंग कर रहे हैं उसका एक्टिविटी का कंट्रोल होना चाहिए। तीसरा क्या, शेल्टर बेल्ट ऑफ ट्री एंड एरिड एरिया, यानी कि ट्री का अच्छा सा बेल्ट तैयार कीजिए। कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग से बचिए। थर्ड क्या, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बसेज, जो कांटेदार पेड़ होते हैं उसको रोपा कीजिए, जिससे कारण क्या होगा, जो सैंड है वो भुरभुरा के पूरा पानी मिट्टी नहीं खत्म हो जाएगा, मतलब कि एक स्टेबिलिटी उसमें रहेगा। नेक्स्ट, वेस्ट लैंड मैनेजमेंट बनाइए, मतलब जो वेस्ट लैंड है उसका यूज करके एग्रीकल्चर के लिए यूज करिए, या फिर लैंड को सुरक्षित करने के फॉरेस्ट के यूज करिए। ठीक, सो दिस इज द चैप्टर जिसमें हम लोग बात किया है रिसोर्सेज के बारे में और लैंड रिसोर्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम लोग सॉइल एज रिसोर्स के बारे में, इसमें हम लोग बात करेंगे एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, एरिड सॉइल, इसके बारे में बात करेंगे। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। सो अगला लेक्चर कल आएगा, और कल 10:30 बजे मिलते हैं हम लोग साथ में जूम ऐप पे, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, और आप ग्रुप में भी हमारे ऐप ग्रुप से भी हमारे जूम का पासवर्ड और आईडी जान सकते हैं। ठीक, so it's time to say bye bye. Thank you so much guys, thank you so much for watching, and if you like the session, do like and share amongst your friends also, and if you haven't subscribed the channel, subscribe it now. Okay, thank you so much, bye.